Hello everyone, I welcome you all once again to this channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to discuss about introduction to accounting. ठीक है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर बात करें हम EPFO की अगर तैयारी कर रहे हैं जो कि काफ़ी क्लोज आ चुका है, अभी इसका एग्ज़ाम 5 सितंबर को होने वाला है। ठीक है, लास्ट के 50 दिन बचे हुए हैं, जान लगा दो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी गारंटी है। रिसोर्सेज क्या पढ़ना है ये मैंने एक वीडियो बनाया है। ठीक है, वो वीडियो इससे जस्ट पहले वाली है, उसमें बेसिकली मैंने बताया है कि फ्री में जो ये मैं कोर्स, फ्री का इनिशिएटिव है, बिल्कुल फ्री है कोर्स, कोई चार्जेज नहीं है, कुछ नहीं है। एंड बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि कंटेंट में थोड़ा सा भी कोताही ना हो, थोड़ी सी भी कमी ना हो, और 100% आपको सिलेक्शन मिल जाए विद इन 50 डेज। 50 डेज अगर आज से भी स्टार्ट कर रहे हो तब भी करना क्या है आपको, वो वीडियो देखो जिसमें मैंने बताया कैसे प्लान क्या है हमारा, कैसे कवर करना है। उसमें सब कुछ सिलेबस वाइज मैंने बताया है कि जीएस कैसे कवर करना है, तीनों जीएस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये तीनों कैसे कवर कर लोगे। 20 ही दिन का प्लान है वो, बस 20 दिन में आपका ये जीएस कवर हो जाएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ जो है 2 दिन में आप, मैक्स 2 दिन, चाहो तो 1 दिन में भी कवर कर सकते हो। अगर 10 घंटे की कैपेसिटी है वीडियो देखने की तो 1 दिन में कवर कर लो, या फिर 2 दिन पुट कर दो, 5-5 घंटे डेली देख लो, तो भी आप यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ, ये भी इसका भी प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में मैंने रखा है सबको। इसका जो नाम है, जीएस वाला जो पार्ट है, इसका नाम है इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस टुगेदर, ये एक सीरीज़ है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ एक सीरीज़ है। ठीक है, तो देख लेना, सारे वीडियोस उसमें हैं। ठीक है, लेबर लॉ से रिलेटेड जो है और जो भी एक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन से जो भी बातें हैं, नया कोड आया है, वो सब कुछ कवर है। तो मोटा मोटी आपका वहाँ पे वो सेक्शन पूरा ही कंप्लीट है, और लगभग 41 वीडियोज़ हैं, देख लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इसके अलावा अकाउंटिंग, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी तो आपको पढ़ना है, सिलेबस का पार्ट है ना। 10-15 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो इसको कैसे करेंगे सर, इसको करेंगे पूरा अकाउंटिंग का, मैं लेक्चर लेके आया हूँ, इसका पहला वीडियो है, और 10 दिन, क्या मैं कह रहा हूँ 5-7 दिन के भीतर ही ये पूरा कंप्लीट करा दूंगा मैं, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, अकाउंटिंग वाला, तो ये भी आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। बचता क्या है, जो टॉपिक्स रिमेनिंग टॉपिक बच गए जिसमें कि कंप्यूटर है, ये भी मैं कवर करा दूंगा। जनरल साइंस है, ये भी बता दूंगा। मैथ के लिए मैंने प्लान किया है कि मैं आपको जितने भी जो रिलेवेंट टॉपिक्स हैं, रिलेवेंट जो भी टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर मैं एक एक छोटा छोटा वीडियो लाऊंगा और आपको डेली दूंगा प्रैक्टिस। मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट ऐसा समझा दूंगा कि गलती होगी ही नहीं, बट प्रैक्टिस आपको करना है, वो भी मैं बताऊंगा, कराऊंगा। ठीक है, डोंट वरी, हर क्लास में ही आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करना है मिल जाएगा। इंग्लिश बचता है काफ़ी, इसमें लोग, इस डिपेंड करता है आपका लेवल ऑफ इंग्लिश कैसा है, हाउ गुड यू आर एट वोकैब सेक्शन। वोकैब अगर आपका अच्छा है, if your vocab section is well and good, then definitely you will have some edge in this topic. ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन आपका बड़े आसानी से कर पाओगे यहाँ पे, vocab से ही 10 क्वेश्चन आ जाता है। बाकी बच्चा जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो भी बड़ा आसान आता है, वो भी कवर कर लोगे, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए भी मैं बता दूंगा क्या करना है। ठीक है, ओरल फ्री की क्लासेस है, पूरा सिलेबस कवर रहेगा, और टेस्ट सीरीज भी लगवाऊंगा लास्ट में। तो जुड़ जाओ चैनल से, नहीं जुड़े हो सब्सक्राइब कर लो, अभी कर लो, वरना ये फिर दोबारा पता नहीं ये वीडियो आपके सामने आया है कि नहीं है और आप मिस हो जाओ। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, कर लो। चलिए बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो ये जो सोर्स है ना, ये 11th क्लास का मैंने उठाया है, 11th स्टैंडर्ड का अकाउंटिंग मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। 11th और 12th के जो सोर्स हैं उससे आपको मैं पढ़ाऊँगा, और ये इसी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक लेवल का अकाउंटिंग का क्वेश्चन आएगा,
तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा, सारे टर्म्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और ठीक है, इसका भी एक प्लेलिस्ट आ जाएगा, आपके सामने मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग को। तो आज के डेट में अगर बात करें तो अकाउंटिंग जो एक प्रोसेस है, अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं और फर्दर उसको कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। एक प्रोसेस है ये, बेसिकली अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। फाइनेंशियल जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं, फाइनेंसेस से रिलेटेड हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसके पोर्शंस भी हैं, 3 सब सेक्शन है इसके, ठीक है। लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा ना वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे रहेगा, बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला पॉइंट दिख रहा है आपको, अकाउंटिंग इज मच मोर देन जस्ट बुक कीपिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि एक समय था जब एक अकाउंटेंट हुआ करता था और उसका काम बस ट्रांजैक्शन को नोट कर देना, बस इतना ही काम है, ठीक है। कि जो भी एक, मान लो कोई कंपनी है, कंपनी का नाम है ABC, ठीक है। ABC एक कंपनी है, इसमें तमाम ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जो फाइनेंशियल नेचर के हैं। फाइनेंशियल नेचर से मेरा मतलब ये है कि वैसी ट्रांजैक्शन जिसकी कुछ वैल्यू हो और वो भी मॉनिटरी टर्म में, ऐसा नहीं कि क्वालिटेटिव वगैरह टर्म में जोड़ने लगूं, मॉनिटरी वैल्यू होने चाहिए उसका, ठीक है, तभी उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहेंगे। तो जितने भी इस कंपनी से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जैसे कि मान लो कुछ सामान खरीदा, कुछ सेटअप करने के लिए कुछ मशीन खरीदी, लैंड खरीदा है, कैपिटल लगाया है, चेयर खरीदे हैं, बहुत सारा खर्च हो सकता है, मशीन्स ये सब खरीदा ही है आपने। तो ये सब ट्रांजैक्शन जो है ना, इसको बुक कीपिंग में करना ही करना है, बुक कीपिंग का मतलब कि इन सारे जो भी ट्रांजैक्शन है उनका रिकॉर्ड आप बना रहे हो, तो इसी को अकाउंटिंग कहते हैं। जो भी हुआ आपके पास, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो सबका रिकॉर्ड बना रहे हो, इसी को अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। तो एक जमाना था जब ये मतलब जस्ट एक अकाउंटेंट होता था कंपनी का और वो सारे ट्रांजैक्शंस को लिख देता था, अपने बही खाते में चढ़ाता चलता था और काम हो गया। फाइनेंशियल रिपोर्ट बना के आपने पेश कर दिया, काम हो गया पहले। लेकिन आज की डेट में चीज़ें बहुत डायनेमिक हो गई हैं। डायनेमिक से मेरा मतलब ये है कि पहले जो खाली डेटा लिख दिया जाता था, रख लिया जाता था, वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा उसका यूज होने लगा है। कैसे? उस फाइनेंशियल रिपोर्ट जो कि एक अकाउंटेंट या फिर इस पर्टिकुलर सेक्शन में काम करने वाले लोग तैयार करते हैं, जनरली वो अकाउंटेंट ही रहते हैं, ठीक है। तो वो जो रिपोर्ट तैयार करता है ना, उसका बहुत बड़ा यूज है। वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह बन गया है, इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह। अब मान लो आपने एज ए अकाउंटेंट कुछ बनाया, आपने कुछ अकाउंट्स में, आपने बुक कीपिंग में आपने रिकॉर्ड बनाया। जैसे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जो कि बताता है कि कंपनी घाटे में चल रही है, फायदे में चल रही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है कंपनी का स्टेटस क्या है अभी, ठीक है, अभी घाटे में है, फायदे में है। तो वो पहले क्या था, बस स्टेटस क्यों जानना है आपको, उसको बहुत जगह यूटिलाइज किया जा सकता है, डिसीजन मेकिंग में यूटिलाइज किया जा सकता है कि यार इतनी बुरी हालत हो गई तो आगे चल के इसको यूटिलाइज। कहने का मतलब यहाँ पे ये समझो कि ये अब बस एक बुक कीपिंग की बात नहीं है। बुक कीपिंग का मतलब आपने जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ वो लिख लिया, बस उतना ही नहीं है। आज की डेट में ये इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह हो चुका है, बहुत सारे इसके यूज हैं, मैं आगे चल के बताता रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है? अकाउंटिंग का मीनिंग डिफाइन किया गया है बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, जो कि आपसे सीधा यूपीएफओ में पूछा जाएगा। जान लो कि ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना, इसको तो रट लो, हो सकता है आपसे इसी एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। ईपीएफओ में पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है। इसको कहते हैं शॉर्ट में AICPA। इसने डिफाइन किया एक्चुअली अकाउंटिंग होता क्या है। इसका फुल फॉर्म है, A स्टैंड्स फॉर अमेरिकन, I फॉर इंस्टीट्यूट, टोटल है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ठीक है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ये एक बहुत ही
बड़ी बॉडी है अकाउंटिंग से रिलेटेड, स्टैंडर्ड्स वगैरह निकालती है अकाउंटिंग से रिलेटेड। इसने 1941 में डिफाइन किया था अकाउंटिंग को। 1941 में इसने डिफाइन किया था अकाउंटिंग को और बोला था कि अकाउंटिंग जो है ना, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर। बोला कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, समझो इसको, उसको एक आर्ट की तरह रिकॉर्ड करना मतलब मैंने बुक में लिख दिया, रिकॉर्ड हो गया उसका। उसको क्लासीफाई करना, किस तरीके का ये इंफॉर्मेशन है, कहाँ इसको यूज किया जा सकता है, उसको समरी बनाना इन टर्म्स ऑफ मनी, ओवरऑल आपको फायदे में हो, घाटे में हो, एंड उन सारे डेटा को जो भी आपने रिकॉर्ड किया यहाँ पे, उसको इंटरप्रेट करना, मतलब उसका मतलब निकालना, जो भी रिजल्ट आया है। चाहे आपको मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बना रहे हो, तो प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, उसको इंटरप्रेट करना, इसी को अकाउंटिंग कहते हैं। ये डिफिनीशन है किसके द्वारा? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, AICPA। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और डिफिनीशन है जो कि 1966 में आया था। इसको जिसने दिया था डिफिनीशन को, उसका नाम है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। ये भी एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने अगेन अकाउंटिंग को डिफाइन किया है। इसने बोला कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। तो ये ज़्यादा अच्छा जो है डिफिनीशन है इसका। बोला कि अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया जाता है। घबराओ नहीं, इन सारे टर्म्स को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। मेजर करने से क्या मतलब है, आइडेंटिफिकेशन से क्या मतलब है, कम्युनिकेटिंग से क्या मतलब है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करोगे कि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। मान लो एक ट्रांजेक्शन हो गया, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है कि नहीं, कैसे पता करोगे? उसका मनी वैल्यू होगा, मॉनेटरी वैल्यू होगा, ठीक है, तभी वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, तो आइडेंटिफाई किया जाएगा सबसे पहले कि ये ट्रांजेक्शन किस नेचर का है, फाइनेंशियल नेचर का है भी कि नहीं। ठीक है, अगर फाइनेंशियल नेचर का है तभी उसको आप रिकॉर्ड करोगे, वरना नहीं करोगे। फिर उसको मेजर किया जाएगा कि कितना इसमें खर्च हुआ है, जो भी वैल्यू है सेटलमेंट मनी के फॉर्म में, इसको मेजर किया जाएगा। उसके बाद इसको बनाने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास मिलेगी, उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है हमें। ये जो कि कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, ये इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन जो भी मिलेगी हमें अकाउंटिंग में, ये सब बनाने के बाद, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस ही अकाउंट, फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने बनाया तो कुछ तो पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो वो इंफॉर्मेशन यूजर्स को देना है। यूजर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कई सारे हो सकते हैं। इंटरनल यूजर हो सकता है, एक्सटर्नल यूजर। अब इनको मैं आगे बताऊंगा, अभी तक इतना ही ध्यान रखो कि इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर हो सकते हैं। कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग, जैसे मैनेजमेंट मेनली, वो इंटरनल यूजर है। क्या करेगा भाई? इस डाटा का प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो भाई डिसाइड करेगा कि लॉस हुआ तो क्यों हुआ, क्या स्टेप लेने पड़ेंगे कि इस लॉस को रिकवर किया जाए, प्रॉफिट में कैसे आया जाए। तो इंटरनल जो यूजर है, डेफिनेटली उसके काम की ये इंफॉर्मेशन है। एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल क्या करेगा? मान लो कोई इन्वेस्टर है, वो चाहता है कि एक कंपनी है, मान लो ABC, ये अच्छा ग्रो कर रही है कि नहीं, इसमें पैसा लगाऊं कि नहीं, तो उसको ये पता चलेगा यार ये तो लगातार कई सालों से लॉस में आ रही है। क्या करेगा? इस इंफॉर्मेशन से वो क्या करेगा? इसमें पैसा लगाएगा कि नहीं लगाएगा? नहीं लगाएगा। अगर इसको दिखा कि यार ये तो लगातार प्रॉफिट में है, तो पैसा लगाएगा, 100% लगाएगा। तो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर का मैंने छोटा मोटा एग्जांपल दिया। आगे आपको और डिटेल में मैं अभी बताऊंगा, डोंट वरी। इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत मजा आने वाला है इस सीरीज में, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, साथ में एक नंबर नोट कर लो, 8076412618। ये मेरा ही नंबर है। इस नंबर पे जब आपको लगे कि कोई डाउट आपको हुआ तो व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना। बिकॉज कई बार मैं रहता नहीं हूँ, मोबाइल मेरे पास रहता नहीं है, कई बार बाहर इधर उधर मेरे कई काम है, उसमें से प्रायोरिटी काम यही है, जो आपको पढ़ाना है ना, यही प्रायोरिटी काम है। तो लेकिन व्हाट्सएप करना, क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ, जॉब भी करता हूँ, बहुत सारे मेरे काम हैं। ठीक है, तो इस पर व्हाट्सएप करोगे, जो भी डाउट होगा, जब भी मैं देखूंगा कि इसको क्लियर करूंगा, पर्सनली मैं क्लियर करूंगा सबको।
जितना हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि 1 मिलियन आ गया तो, जो शायद नहीं है, छोटा मोटा बेस है, तो फ़ायदे ले लो अभी आज के डेट में, जो भी फ़ायदा मैं दे सकता हूँ ले लो, व्हाट्सअप करना, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमने देखा एक और डिफिनीशन, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन का डिफिनीशन देखा, और थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ जाए और पीछे जाए अकाउंटिंग में, तो कहाँ से इसकी जन्म होती है। जन्म तो बताया जाता है काफ़ी पुराना है, इसका सोर्स बताया जाता है कि बेबीलोनिया एक शहर हुआ करता था, बेबीलोनिया। बेबीलोनिया में अकाउंटिंग आज से 4000 साल पहले, 4000 BC, मतलब आज से इसमें 2000 और साल जोड़ दो, 6000 साल पहले भी अकाउंटिंग हुआ करती थी, ठीक है। अकाउंटिंग का जो रूट है काफ़ी पुराना है, ये आपसे नहीं पूछेगा, इस एग्ज़ाम के लिए बहुत रिलीवेंट नहीं है, लेकिन चीज़ें बतानी ज़रूरी होती हैं, मज़ा आता है ना। एक अर्थमेटिका याद कर लेना। अर्थमेटिका क्या है भाई? अरिथमेटिका, जियोमेट्रिया, प्रोपोर्शन एट प्रोपोर्शनैलिटी, ये 1494 में लूका पेसियोली ने लिखी थी। ये अकाउंटिंग के ऊपर एक किताब है। कहा जाता है कि इट वाज फर्स्ट बुक ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया साहब, सर ये क्या है? मैं तो अकाउंट पढ़ा ही नहीं सर कभी, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। स्टूडेंट ऐसे बोलेगा, और जिसको पता है वो कहेगा अरे यार जल्दी पढ़ा दो सर। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। अर्थमेटिका, पहले तो ये ध्यान दो, जियोमेट्रिया, प्रोपोर्शन एंड प्रोपोर्शनैलिटी, ये एक किताब है जो लिखी गई थी 1494 में, आज से बहुत पहले, 500 साल से भी पहले, 500 प्रिसाइजली 26 साल पहले, 27 साल पहले, ठीक है। ये किताब लिखी गई थी, लूका पेसियोली इसके लेखक थे। ये पहली किताब है डबल बुक एंट्री पे। डबल एंट्री बुक होता क्या है? डबल एंट्री बुक, डबल एंट्री बुक को समझने के लिए अगला पॉइंट ही देख लो। दो टर्म समझो, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट समझो। बोला कि कोई भी आप अगर आप ट्रांजैक्शन लिख रहे हो ना, तो आप दो पार्ट में लिखना पड़ेगा, एक तरफ डेबिट, एक तरफ क्रेडिट, ठीक है। अगर एक तरफ डेबिट करोगे तो ये दूसरी तरफ क्रेडिट में आएगा ही आएगा, ठीक है। ये है मोटा मोटी डबल एंट्री, डबल बुक कीपिंग सिस्टम। फिलहाल के लिए इतना समझो, और डिटेल में मैं बताऊंगा, डोंट वरी। फिलहाल एक ही बार सब कुछ दे दूंगा ना तो हजम ही नहीं कर पाओगे। कहते हैं ना कि किसी को घी खाने की आदत नहीं है, ज़्यादा घी खिला दोगे एक ही दिन में तो क्या होगा? उसको लग जाएंगे दस्त। तो ये इससे भी बचना है। डेबिटो एंड क्रेडिटो, समझ, इतना समझो कि डबल एंट्री बुक कीपिंग का ये मेथड है। एक तरफ से डेबिट करोगे, दूसरी तरफ क्रेडिट करना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा, आगे मिल जाएगा आपको। फिलहाल इतना ही जानो, ठीक है, और चिंता मत करना। ये दोनों जो है ना, इसकी हिस्ट्री समझो, डेबिटो और क्रेडिटो। डेबिट और क्रेडिट जो है ना, आज के डेट में मॉडर्न जो टर्म यूज करते हैं हम लोग, आता है ना अकाउंट क्रेडिटेड विथ, पैसा इतना आ जाता है आपके अकाउंट में, देखा होगा आपने। अगर मान लो कोई ट्रांजेक्शन किया, आपने पैसा कटना है, रिचार्ज करना है, तो बोला योर अकाउंट इज डेबिटेड विथ सो एंड सो, ठीक है। डेबिट तो हुआ पैसा आपका, लेकिन क्रेडिट में क्या मिला आपको? आपको मिल गया कुछ, मान लो रिचार्ज किया। एक एग्जाम्पल छोटा सा समझ ही लो, मजा आएगा। मान लो ये आपका मोबाइल है, इसमें रिचार्ज हो गया खत्म। सर रिचार्ज तो खत्म हो गया, गर्लफ्रेंड से कैसे चैट करें? बुरी बात नहीं है गर्लफ्रेंड रखना, ठीक है। तो रिचार्ज मान लो आपका खत्म हो गया, या बॉयफ्रेंड रखना। रिचार्ज हो गया खत्म, सर अब क्या करूं? तो भैया रिचार्ज करा ले। रिचार्ज कराया आपने, पैसे लग गए, अकाउंट हो गया डेबिट। अकाउंट हो गया आपका डेबिट। 200 रुपये का रिचार्ज कराया सर, 199 का जियो का कराया, 28 दिन की छुट्टी हो गई, 1.5 GB डेटा मिलेगा रोज, ठीक है, कॉल भी फ्री। ये जो सर्विस मिली ना, ये क्रेडिट है आपका, यही तो है क्रेडिट आपको। तो एक तरफ डेबिट हुआ आपका, दूसरे तरफ क्या मिला आपको? क्रेडिट मिला। यही है डबल एंट्री बुक कीपिंग। इसी को अगर रिकॉर्ड कर दोगे ना आप, एक अपना अकाउंट बना के, तो वो हो जाएगा आपका डबल एंट्री बुक कीपिंग। मैंने ये खर्च किया, मुझे ये मिल गया। एक तरफ डेबिट हुआ, एक तरफ क्रेडिट हुआ। समझ में आई बात? इसको और डिटेल में आगे पढ़ेंगे।
तो बोला डेबिटो और क्रेडिटो जो है ना सर, ये है इटालियन टर्मिनोलॉजी, मतलब इटली में ये टर्म यूज होता था, जिसका मतलब क्या है? डेबिटो का मतलब है ओड टू प्रोपराइटर। प्रोपराइटर क्या होता है? मालिक। मालिक को बोलते हैं प्रोपराइटर। प्रोपराइटर के ओड, और ओड टू प्रोपराइटर एंड ओड बाय प्रोपराइटर, ठीक है। प्रोपराइटर के द्वारा ओड और ओड टू प्रोपराइटर, ठीक है, मालिक के ऊपर और मालिक के द्वारा। डेबिटो और क्रेडिटो इतना ही समझो, आगे इसके बारे में और डिटेल में बताया जाएगा। इकोनॉमिक इवेंट्स, अब कुछ टर्म समझो। इकोनॉमिक इवेंट को ही हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग उस पे बुक कीपिंग में हम डबल बुक एंट्री में वहाँ पे लिखते हैं इकोनॉमिक इवेंट को ही, ठीक है। और बाकी सब भी इवेंट होते हैं। मान लो एक कंपनी है ABC, यहाँ पे इकोनॉमिक इवेंट क्या हो गया? मान लो आपने कुछ खरीद लिया, जहाँ पैसे से खरीदा, मान लो आपने मशीन खरीदी। ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे कुछ मशीनें लगा के ही प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो आपने पैसा खर्च किया, मशीन ले आए, आप लगा दिया और कारोबार शुरू कर दिया, तो वही हो गई आपकी इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट्स जो होती हैं, दे आर कैलकुलेटेड इन ट्रांजेक्शन्स इन मॉनेटरी टर्म्स, सच इट कैन बी ऑफ बंच ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। बंच ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं। और जो इकोनॉमिक इवेंट होती हैं वो एक्सटर्नल भी होती हैं विथ आउटसाइडर, एंड इंटरनल भी हो सकती है बिटवीन इंटरनल विंग्स। अब ये मतलब समझो, इकोनॉमिक इवेंट यहाँ पे लिखता हूँ मैं पहले। इकोनॉमिक इवेंट दो तरीके से होती है, ये समझना। एक होती है एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट, जो किसके साथ होती है? तो ये होती है आउटसाइडर्स के साथ। मतलब जो कंपनी है, मान लो ये कंपनी ABC, तो इसका होगा किसी और के साथ ट्रांजेक्शन, किसी और के साथ ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। तो आउटसाइडर के साथ हुआ। और एक होता है इंटरनल, इसमें होता है बिटवीन इंटरनल विंग्स। तो भैया एक्सटर्नल मैंने बताया कि एक्सटर्नल जो इवेंट होगा वो हो सकता है कि आउटसाइडर के साथ आपने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किया। जैसे कि आउटसाइडर कौन हो सकता है? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सेल ऑफ मर्चेंडाइज। आपने क्या किया, कुछ आपने सामान इस कंपनी ने बनाया था, उस सामान को आपने बेच दिया कुछ कस्टमर्स को, ठीक है। तो ये होगा आपका एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। इसको रिकॉर्ड करेंगे हम, 100% रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा मान लो आपने कोई सर्विस दी, रेंडर, आपकी कंपनी जो है सर्विस देती है, तो आपने रेंडर किया कुछ सर्विस, यू रेंडर्ड सम सर्विस टू सम कस्टमर, ठीक है। तो उस केस में भी यू हैव प्रोवाइडेड सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल सर्विस, ठीक है, दैट इज कैलकुलेटेड एज इकोनॉमिक इवेंट, ठीक है, एक्सटर्नली। इसके अलावा परचेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर, मान लो सप्लायर है, उससे आपने कुछ मटेरियल खरीद लिया, ठीक है, तो वो भी आपका ये एक्सटर्नल इवेंट ही माना जाएगा। इसके अलावा पेमेंट ऑफ मंथली रेंट टू लैंडलॉर्ड। मान लीजिए कि आपने ये जो कंपनी लगाई है लैंड लीज पे लिया हुआ है या फिर लैंड अपने रेंट पे लिया हुआ है, तो उसको मंथली आपने उसको रेंट दिया, तो वो भी आपका एक्सटर्नल जो है इवेंट होगा, एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट। इसके अलावा इंटरनल आता है। इंटरनल जो इवेंट है वो भी एक इकोनॉमिक इवेंट है, दैट अकर्स एंटायरली बिटवीन द इंटरनल विंग्स ऑफ एन इंटरप्राइज। मान लीजिए ये कंपनी है ABC, इसके कुछ इंटरनल विंग्स है, जैसे कि डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, इसमें स्टोर डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है। इनके आपस में, इनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है, उसको इंटरनल ट्रांजैक्शन कहेंगे। या फिर सप्लाई ऑफ, एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए दो अगर डिपार्टमेंट है, स्टोर डिपार्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। स्टोर डिपार्टमेंट से कुछ रॉ मटेरियल गया आपके अगर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, तो भी यहाँ पे एक इकोनॉमिक नेचर का ट्रांजैक्शन हुआ है। इसके अलावा इंटरनल इवेंट में एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है। मान लीजिए आपकी कंपनी है ABC,
और यहाँ पे काम कर रहे हैं ये वर्कर, तो इनको पैसा तो दोगे ना, सैलरी तो दोगे। तो जो सैलरी दोगे या फिर जो जिसको कहते हैं कि जो वेज दोगे आप, वो भी इंटरनल ही आपका इवेंट होगा, इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट। तो इकोनॉमिक इवेंट होते हैं कैसे इवेंट? ये एक ट्रांजेक्शन होते हैं, ट्रांजेक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स, जो कि बंच ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। इसके दो भाग, एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट एंड इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट। आई होप अप टू दिस इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला था आपको, यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया था, ये जो डिफिनीशन दिया था उसमें बोला था कि इकोनॉमिक इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो इनको एक एक करके हमें देखना पड़ेगा कि इनका मतलब क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन का, मेजरमेंट का, रिकॉर्डिंग का, कम्युनिकेशन का, मतलब ये सब जो टर्म हम यूज कर रहे हैं इनका मतलब क्या है। तो आइडेंटिफिकेशन, व्हाट टू रिकॉर्ड, मतलब कि आपने पहले तो ये देखना है कि कोई ट्रांजेक्शन हुआ है वो फाइनेंशियल नेचर का है भी कि नहीं है। ठीक है, आपको डिटरमाइन करना है व्हाट ट्रांजेक्शन टू रिकॉर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ, टू आइडेंटिफाई इवेंट्स विच आर टू बी रिकॉर्डेड, इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एक्टिविटीज एंड सेलेक्टिंग दोज इवेंट्स दैट आर ऑफ कंसिडर्ड फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड रिलेट टू ऑर्गेनाइजेशन। वैसी ही ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करनी है जो फाइनेंशियल नेचर की हैं, जिसको मेजर किया जा सकता है। किसमें? तो मनी में, मनी में मेजर कर सकते हो, उसी को रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपको रिकॉर्ड करना नहीं है, किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करना है। तो इसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो पर्टिकुलर इवेंट। पर्टिकुलर जो इवेंट है वो इकोनॉमिक टर्म में कैलकुलेट किया जा सकता है कि नहीं, तभी उसको आप रिकॉर्ड करोगे। इसके बाद जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर आपको मेजर करना पड़ेगा। तो आता है मेजरमेंट, क्वांटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू फाइनेंशियल टर्म्स। क्वांटिफिकेशन से मेरा क्या मतलब है? कितना अमाउंट है इस जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ है उसको आप फाइनेंशियल टर्म में कैलकुलेट करोगे, उसको मनी के टर्म में कैलकुलेट करोगे, उसको कहते हैं हम मेजरमेंट। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग मेजरमेंट। आगे बढ़ेंगे। अब मान लो आपने ये दोनों काम कर लिया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई हाँ, इसको कहीं ना कहीं ये वो चीज़ है, इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, ये एक ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। आइडेंटिफाई कर लिया आपने, उसको मेजर भी कर लिया, रुपी में, पैसे में, उसको आपने उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को कितना खर्च हुआ है, कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, वो सब आपने कैलकुलेट कर लिया, मेजर कर लिया। तब उसका क्या आचार डालोगे, उसको रिकॉर्ड करोगे। आप उसको रिकॉर्ड करोगे, आपके पास जो बुक होगा ना अकाउंट्स का, उसमें लिखोगे। उसको किस वैल्यू में लिखोगे? तो मॉनेटरी टर्म में लिखोगे। किस तरीके से लिखोगे? तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखोगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ट्रांजेक्शन हुआ 15 तारीख को, उसको लिख दिया बाद में, और एक ट्रांजेक्शन हुआ है 10 तारीख को, 20 तारीख को, उसको लिख दिया पहले। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जब हुआ उसके हिसाब से ही, क्रोनोलॉजी टाइम डेट के हिसाब से उसको आपको लिखना पड़ेगा, ताकि जब भी इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम लोग निकालना चाहें तो डेट के हिसाब से आराम से निकाल सकते हैं। इधर उधर रहेगा तो निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो एक ध्यान और भी रखते हैं कि इसका समरी निकालना आसान हो जाए, इसका समरी आसानी से निकल जाए। कहने का मतलब है, ट्रांजेक्शन आपने नोट कर लिया, अब उसका समरी क्या है। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द समरी ऑफ दैट दोज ट्रांजेक्शंस, तो आप बता सको कि हाँ, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया है तो सर प्रेजेंटली अभी हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, ये आप एबल हो बताने में, इसको समरी कहते हैं। उसमें तो तमाम चीज़ें लिखी रहेंगी, कई सारे इन्फॉर्मेशन रहेगा, लेकिन ओवरऑल क्या समरी क्या है। तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हमें प्रॉफिट चल रहा है, हमें लॉस चल रहा है, तो इसको कहते हैं समरी। ठीक है, और वेल इन टाइम आपको ये उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो आपने ये कर लिया, आपने क्या क्या कर लिया? आपने कर लिया आइडेंटिफाई, मेजर और रिकॉर्ड भी कर लिया। फिर क्या करोगे? अब रिकॉर्डिंग भी हो गई, आपका अकाउंट्स के बुक में लिख लिया गया उसको, तब फिर क्या इसको फेंक देना है? क्या कर रहे हैं सर, क्या करें इसका? तो इसको कम्युनिकेट करोगे यार। किसको बताओगे? मैनेजमेंट को। इसके यूजर्स होते हैं, ये जो अकाउंटिंग है ना, इनका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो भी होती हैं, जो भी आपने इस इंफॉर्मेशन
को नोट किया है इस पर्टिकुलर किताब में, उसका यूज होता है, उसके यूजर्स हैं। मैंने बताया ना, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर, इंटरनल यूजर भी होते हैं और एक्सटर्नल यूजर भी होते हैं। ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, याद करो। इनको देना पड़ता है। जैसे मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एक कौन सा यूजर है? ये एक इंटरनल यूजर है, बिकॉज मैनेजमेंट कंपनी है, मान लो एबीसी, तो इसमें मैनेजमेंट अंदर ही तो बैठी है, बाहर से थोड़ी कोई मैनेजमेंट आपका इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, इसी की तो पार्ट है, तो इंटरनल। इसके अलावा एक्सटर्नल यूजर क्या हो सकता है? अकाउंट रिपोर्ट्स जो भी हम जारी करते हैं, उस रिपोर्ट को पर्टिकुलर कई सारे जो बॉडी हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे बैंक है, बैंक आपको क्या करता है? एबीसी कंपनी का जो रिपोर्ट है वो क्यों देखना चाहेगा बैंक? वो इसलिए देखना चाहेगा कि मान लो ये कंपनी कभी आती है बैंक के पास पैसा लेने के लिए, लोन वगैरह, तो एटलीस्ट इसको पता रहे कि एक कंपनी का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है इसका, है ना, फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, तो इसके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ये देखेगी। तो ये हुए एक्सटर्नल यूजर के का एक अच्छा एग्जांपल बैंक है, ठीक है। इसके अलावा और भी यूजर्स हैं एक्सटर्नली जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर भी एक एक्सटर्नल यूजर है। क्यों देखना चाहेगा भाई, क्यों इंटरेस्टेड रहेगा एबीसी कंपनी का फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखने के चक्कर में? क्या इसको क्या फायदा होगा? तो भैया इसको पैसा लगाना है यहाँ पे, तो क्यों देखेगा? देखेगा कि यार इसमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या फिर इसका जो बैलेंस शीट है वो कैसा है, इसके एसेट कितने हैं, लाइबिलिटी कितनी है, इसके पास एसेट ज़्यादा है, लाइबिलिटी ज़्यादा है। एसेट लाइबिलिटी भी मैं आपको आगे बताऊंगा, एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, सब कुछ बताया जाएगा। फिलहाल ये समझो कि एसेट और लाइबिलिटी चेक किया जाता है, ठीक है, इन्वेस्टर्स के द्वारा। क्रेडिटर के द्वारा क्या देखा जाएगा? क्रेडिटर यहाँ पे मैंने बोला बैंक हो सकता है, बैंक हो सकता है आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर क्यों देखेगा? इसका बैलेंस शीट वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ताकि इसको पैसा जो देगा वो डूबेगा तो नहीं। डिवेंचर होल्डर भी देखते हैं, ताकि उसके डिवेंचर वो होल्ड करे या ना करे। डिवेंचर क्या होता है? लोन टाइप का। मान लो शेयर और डिवेंचर दो चीज़ें होती हैं ना, ये भी थोड़ा समझ लो, नहीं तो फिर आपको फायदा नहीं है। डिवेंचर और शेयर दो टर्म होती हैं, शेयर ऑब्लिक डिवेंचर। तो होता क्या है सर, ये मैं बता देता हूँ। मान लो एक कंपनी है एबीसी, इसका आपने शेयर खरीदा, मार्केट में मिलता है शेयर, आप डीमेट अकाउंट खोल के शेयर इसका खरीद सकते हो, है ना, उसको होल्ड कर सकते हो, कम में खरीदो, ज़्यादा हो जाएगा तो बेच देना, ऐसे करते ही हैं हम शेयर मार्केट में। तो ये क्या होता है, शेयर आप लेते हो, मतलब आप कंपनी जितने का शेयर लिया उतने का कंपनी का मालिक हो गया। मान लो कि आपने 1 लाख रुपए लगाया, इसका एबीसी का एक शेयर 10 रुपये का था, तो आपने 10,000 शेयर खरीद लिए इसके, तभी तो 1 लाख रुपए लगाया आपने। तो आप इसके 10,000 शेयर के मालिक हो आप, मतलब ये पैसा आपका है, इसमें आप भी मालिक बन गए, एबीसी कंपनी के पार्शियली मालिक आप भी हो। ये हो गया शेयर। एक होता है, इससे क्या है, आपने ये जो 1 लाख रुपए दिए, ये इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, और इस कंपनी ने उसको यूज कर लिया। डिवेंचर में भी आपसे पैसा लिया जाता है। डिवेंचर में क्या होता है कि आप यहाँ पे मालिक नहीं, आप इसको लोन देते हो, आप एक लोन की तरह इसको पैसा देते हो। एबीसी के पास फंड की जरूरत है, तो ये अपना डिवेंचर इशू कर देगा। डिवेंचर क्या होता है, एक लोन इक्विपमेंट तरीके का है। आप डिवेंचर जब खरीदते हो तो मतलब आप जो भी पैसा इस डिवेंचर का देते हो, इसका पर्टिकुलर जो पैसा है ये आप लोन की तरीके से दे रहे हो एबीसी का। तो इसमें क्या होता है, फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है, आपको एक फिक्स्ड फायदा मिलता रहेगा। मान लो ये बोलेगा कि 1 साल में सर मैं आपको 10% दूंगा, आप डिवेंचर मेरा होल्ड करो, 1 साल में मैं आपको 10% दूंगा। लेकिन शेयर में क्या होता है, इन जो आपको फायदा हो सकता है वो एक्सपोनेंशियल हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत ज़्यादा फायदा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा घाटा भी हो सकता है। तो डिवेंचर और शेयर आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो भैया जो भी डिवेंचर होल्डर्स हैं वो भी देखते हैं कि कल को इसका डिवेंचर मैं खरीद रहा हूँ, कल को ये डूबेगा तो नहीं, भागेगा तो नहीं, इसलिए वो उसका फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं उसके अकाउंटिंग से, कि क्या इसमें जो रिकॉर्ड है वो मतलब कैसा रिकॉर्ड है इसका अभी तक का। टैक्स अथॉरिटीज भी देखती हैं, ताकि टैक्स इसका पे किया जा सकता है कि नहीं, है ना, और घाटे में फायदे में है। तो टैक्स अथॉरिटी रिबेट भी कई बार देती है इन सब चीज़ों पे, और टैक्स क्या बन रहा है वो भी कैलकुलेट किया जाता है। तो टैक्स अथॉरिटी भी एक्सटर्नल यूजर है। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक बॉडी है जो कि शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है।
कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, ये भी एक्सटर्नल इन्वेस्टर यूजर की तरह इसके इंफॉर्मेशन को देखती है, इसका हेल्थ कैसा है, इसके शेयर रजिस्टर किए जा सकते हैं कि नहीं, ये सब रेगुलेटर की तरह ये देखती है। तो इन्फॉर्मेशन रहेगा तभी तो देखेगी, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इससे लेती है और देखती है। लेबर यूनियंस भी देखते हैं ताकि जो लेबर से रिलेटेड जो सोशल सिक्योरिटी के फ़ायदे हैं वो मिलेगा उनको कि नहीं, कोई डिस्प्यूट होगा तो सॉल्व होगा कि नहीं, तो लेबर यूनियन भी कितना फ़ायदा कमा रही है तो हम तक कुछ मिल रहा है कि नहीं, तो लेबर यूनियन भी इंटरेस्टेड रहते हैं। और ये एक एक्सटर्नल यूजर्स हैं, जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन आया है इसके, ये सब एक्सटर्नल यूजर हैं। इसके अलावा इंटरनल यूजर होते हैं। इंटरनल यूजर यहाँ पे देखो, मैं कम्युनिकेशन कवर कर रहा हूँ अभी, इसलिए मैं इंटरनल और एक्सटर्नल ये जो यूजर्स हैं जिनको ये सारा इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट किया जा रहा है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। इंटरनल यूजर्स कौन हो सकता है? चीफ एग्जीक्यूटिव, जो एक कंपनी है ABC, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उसका इंटरनल यूजर हो सकता है। वो क्यों लेगा भाई? वो देखेगा कि घाटा हुआ, तो घाटा क्यों यार, मैं मेन एग्जीक्यूटिव हूँ, घाटा हो गया हमारी कंपनी को, मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो इसको फायदा हुआ ना इस इंफॉर्मेशन से, वो एक्शन लेगा, करेक्टिव मेजर करेगा। फाइनेंशियल ऑफिसर्स जो होते हैं वो भी, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब इंटरनल यूजर्स हैं। इंटरनल यूजर को भी देखना होता है इन सारे इंफॉर्मेशन को, और एक्सटर्नल यूजर्स को भी जरूरत होती है। तो कम्युनिकेशन हमने कवर कर लिया, हमने देखा आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मेजर कैसे करेंगे, रिकॉर्ड भी कर देंगे, उसके बाद कम्युनिकेट करेंगे ये सारे इंफॉर्मेशन को इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन है क्या अकाउंटिंग में? हम कहते हैं ना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग निकालना है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो हो सकता है वो बिजनेस इंटरप्राइज हो सकता है। इस केस में मैंने जैसे बोला ABC एक बिजनेस इंटरप्राइज है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। ये दो तरीके की हो सकती है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके की हो सकती हैं। इनका जो है फर्दर डिवीजन भी हो सकता है, सोल प्रोप्राइटी कंसर्न और पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकता है। एक कंपनी है जिसमें एक ही मालिक है, उसका पूरा पैसा उसी का लगा है, तो वो सोल प्रोप्राइटी कंसर्न हो जाएगा। एक कंपनी है जिसमें पार्टनरशिप में पैसा लगा हुआ है, मैंने भी लगाया, मैं A हूँ, एक कोई B है, ये मैंने लगाया 60%, इसने लगाया 40%, तो ये पार्टनरशिप फॉर्म हो जाएगा। इन सबको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक हमने देख लिया, इंटरेस्टेड यूजर की भी चर्चा कर ली, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों की कर ली, तो ये स्लाइड हमने कंप्लीट कर लिया। अगला स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो आपको दिख रहा है वो है अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी हम लोग अकाउंटिंग से जो हम इंफॉर्मेशन तैयार करते हैं वो इंफॉर्मेशन आपका सोर्स बन जाता है। इट्स सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। उसका बहुत सारा यूज है, उसका जो यूज है ये यूज बहुत सारा है, इसीलिए ऐसी जितनी भी इंफॉर्मेशन निकलती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से या फिर ओवरऑल अकाउंटिंग से, उसको बोलते हैं यूजफुल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। वो काफ़ी यूजफुल होना चाहिए। अब यूजफुल क्यों होना चाहिए भाई? ये इसलिए यूजफुल होना चाहिए बिकॉज इसको हमें कई जगह देना पड़ता है, इसका कई सारा यूजेस, बहुत सारे यूजेस हैं, और इसके यूजेस हो सकते हैं फॉर इकोनॉमिक डिसीजंस। जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होते हैं बहुत हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो सर्व द यूजर। सर्व द यूजर से मेरा मतलब ये है कि मान लो मैंने आपको बताया था ना, दो तरीके के यूजर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर मैंने आपको बताया था अभी। ये दोनों यूजर को बहुत सारा इंफॉर्मेशन चाहिए होता है जिस पे ये दोनों रिलाई करते हैं, रिलायबल होना चाहिए। और ये रिलाई करने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको ये प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानते हैं अपना डिसीजन मेकिंग के लिए। अपने जो डिसीजन लेते हैं ना ये लोग, इकोनॉमिक डिसीजंस, उसका प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इसे मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लो जैसे इंटरनल एक्सटर्नल यूजर को मैंने बताया था ना कि क्या क्या कर सकते हैं वो लोग इस इंफॉर्मेशन से, तो ये इंफॉर्मेशन उनके लिए जरूरी हो जाता है। इसके अलावा इट इज़ वेरी हेल्पफुल in predicting and evaluating the amount
यहाँ पे देखो, प्रिडिक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग द अमाउंट, टाइमिंग, अनसर्टेनिटी ऑफ रिलेटेड टू कैश फ्लो। यहाँ पे कीवर्ड है कैश फ्लो। कैश फ्लो का कब पता चलेगा आपको? मान लो एक कंपनी है ABC अगेन, इसके कैश फ्लो का कब पता चलेगा? जब आप कैश बुक बनाओगे, है ना, कैश बुक बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि कैश कहाँ यूज हुआ है, ठीक है, और कहाँ से कैश आया है, कहाँ पे कैश गया है। इसी को कहते हैं कैश फ्लो। आपके पास पैसा है ना, तो मान लो आपने मशीन खरीद लिया तो मशीन में पैसा चला गया, आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया वो बिक गया तो पैसा आ गया। तो ये कैश फ्लो का भी पता चलता है, कितना अमाउंट आया, किस टाइम पे हुआ, ये उसकी अनसर्टेनिटी क्या है, वो सब पता चलता है आपको कैश फ्लो से। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो मिलता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कैश फ्लो का आपको पता चलता है। इसके अलावा मैनेजमेंट की जो एबिलिटी है टू यूटिलाइज रिसोर्सेज, फैक्चुअल एंड इंटरप्रेटिव इंफॉर्मेशन। तो मैनेजमेंट क्या होता है भैया? मैंने बोला था इंटरनल यूजर। मान लो एक कंपनी है ABC का कुछ मैनेजमेंट होगा, यही तो मैनेज कर रही है इस कंपनी को, उसमें कुछ अधिकारी होंगे, तो वो मैनेजमेंट को ये जो इंफॉर्मेशन होता है ये चाहिए होता है अकाउंटिंग वाला। इससे क्या है, ये इनको पता चलता है कि इनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, ज़्यादा है कम है। मान लो कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एग्जांपल लो, लॉस हो गया तो मतलब इनके क्या है, लॉस की कंडीशन क्या होता है, मतलब आपने आय से ज़्यादा खर्च कर दिया, आपका जो इनकम है आपके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो उस केस में लॉस हो गया, मतलब आपके रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं आज के डेट में। तो अकाउंटिंग में जो इन्फॉर्मेशन मिलता है मैनेजमेंट को, उनकी एबिलिटी को बूस्ट करता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड फैक्चुअल एंड इंटरप्रेटिव इंफॉर्मेशन भी ये लेते हैं अकाउंटिंग से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन। अब देखो ये इतना सारा इंफॉर्मेशन इनको मिलता है, तो ये इतने सारे इंफॉर्मेशन जो हैं वो भैया वो क्या कैसे भी इंफॉर्मेशन होने चाहिए? नहीं, वो सारे इंफॉर्मेशन होने चाहिए रिलीवेंट, एडिक्वेट। सारे इंफॉर्मेशन कैसे इंफॉर्मेशन होने चाहिए? ये होने चाहिए रिलीवेंट, एडिक्वेट। ठीक है, रिलीवेंट से मेरा मतलब ये है कि मान लो कुछ जानकारी आपको मिली, उसका आप रिलीवेंस कैसे पता कर सकते हो? उसका रिलीवेंस आपको तभी पता चलेगा जब आपको उसको यूज करने में बड़ी आसानी हो। आपको चाहिए आम, आपको मिल जाए आम तो आपका काम हो जाएगा। आपको चाहिए आम, आपको मिल गया इमली, तो आपके लिए वो रिलीवेंट नहीं है। मतलब यूजर्स को जो डाटा चाहिए वो मिल जाए अकाउंटिंग से, दैट इज कॉल्ड रिलीवेंट। तो रिलीवेंट इसका क्वालिटी होना चाहिए, जो भी डाटा आ रहा है अकाउंटिंग का रिलीवेंसी उसमें होनी चाहिए। इसके अलावा एडिक्वेट मतलब जो भी डाटा है वो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, आधी अधूरी जानकारी नहीं। दैट शुड बी एडिक्वेट, मतलब पूरा होना चाहिए वो। रिलायबल मतलब कि वो जो पर्टिकुलर डेटा मिला है आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के तौर पे, क्या वो सोर्स जो है रिलायबल है कि नहीं। इसके लिए रिलायबिलिटी कैसे चेक की जा सकती है? जो भी इसमें इंफॉर्मेशन आपको मिला है वो एकदम उसका प्रॉपर रिकॉर्ड है, तभी तो रिलायबल होगा, अदरवाइज इसकी रिलायबिलिटी पे डाउट हो जाएगी। तो रिलायबल भी होना चाहिए। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलीवेंट, एडिक्वेट एंड रिलायबल। इसके अलावा जो यूजर्स के नीड हैं, एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल, वो इतने डाइवर्जेंट हो गए हैं आज की डेट में कि इसके वजह से जो है सब डिसिप्लिन इसमें अकाउंटिंग में बनाना पड़ गया है। अकाउंटिंग को सब डिसिप्लिन में बांटोगे जब, तो 3 डिसिप्लिन मिलती है आपको। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर आ जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग, इसके बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 3 इसके सब डिसिप्लिन्स हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, इनको एक एक करके जान लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। ठीक है,
तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वैसी ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर की हैं, जिसमें मनी इन्वॉल्व है, वो उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कहलाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कहलाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, अब ये क्यों बनाया जाता है भाई? फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है ताकि पता चले कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो इस केस में कंपनी ABC है अपनी, इसका जो है फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, फाइनेंशियल साउंडनेस कैसा है, इसका फाइनेंशियली कैसी है ये। तो इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इसी में हम फिर बैलेंस शीट तैयार करते हैं, ताकि कंपनी का जो ओवरऑल जो स्टेट है, वो हेल्थ उसका कैसा है, फाइनेंशियल हेल्थ डिटरमाइन करने के लिए ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें बनाना पड़ता है। इसके अलावा इस ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस रेट क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल जो सक्सेस है वो कैसा है, इसको सक्सेस मिला है कि नहीं। ठीक है, तो ये सब हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता चल जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता चल जाता है। अब हम आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग पे। कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करनी है भाई? क्यों करनी है कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग इसलिए करनी है ताकि हम डिटरमाइन कर सकें हमारे प्राइसेस को। मान लो ये कंपनी है ABC, ये बनाती है साइकिल। ठीक है, साइकिल बनाती है ये। अब ये साइकिल जो है, ठीक है, इस साइकिल का कितना प्राइस होना चाहिए, इस साइकिल का कितना प्राइस होना चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि हमें पता चले कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, मतलब कितना लागत हो रहा है, कितना प्रॉफिट इससे लेना है, वो सब जोड़ ओड़ के तो प्राइस बनाओगे इसका, है ना। तो ये सब एक अलग डिसिप्लिन से डील किया जाता है, जिसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ये खाली कॉस्ट से रिलेटेड है, कॉस्ट से रिलेटेड अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग। एग्जाम्पल के तौर पे प्राइस डिसाइड करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, प्राइसेस या फिर जो कॉस्ट हैं उनको कंट्रोल करना, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। मान लो डिसीजन लेना है, प्राइस कितना होना चाहिए, कम करना चाहिए, डाउन करना चाहिए, वो भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग से मिलेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? तो इस केस में समझो कि ये कंपनी ABC, इसका एक मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में कई सारे अधिकारी बैठे रहते हैं और वो पर्टिकुलर इस कंपनी के डिसीजन पॉलिसी तैयार करते हैं, डिसीजन लेते हैं। इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट को बहुत सारा इंफॉर्मेशन चाहिए होता है जो कि मैनेजरियल नेचर का हो, तो उसके लिए एक अलग ही डिसिप्लिन बना दिया गया है, ताकि इनको ऐसी नेसेसरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिले जिससे ये डिसीजन मेकिंग तक पहुंच सके, है ना। डिसीजन मेकिंग के अलावा ये प्लान कर सके, एक्टिविटीज को प्लानिंग कर सके, कंट्रोल कर सके बिजनेस को। ठीक है, कंट्रोल कर सके बिजनेस के ऑपरेशंस को। इसलिए जरूरी है कि एक अलग डिसिप्लिन बनाया जाए, तो इसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ओवरऑल आपको 3 अकाउंटिंग के डिसिप्लिन याद रखने हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इनके बारे में ब्रीफली मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ेंगे। अब आ जाओ इसमें, अब देखो यही नहीं, डाइवर्जेंट नीड्स ने, जो डाइवर्जेंट नीड रहा है हमारे यूजर्स का, ये 3 के अलावा सब डिसिप्लिन जो मैंने बताया, इसके अलावा भी अकाउंटिंग कुछ अलग लेवल पे भी होती है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ऐसी अकाउंटिंग जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज से जो रिलेटेड है। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? आप और मैं ह्यूमन रिसोर्स हैं। इस देश के ह्यूमन रिसोर्स कौन है? आप और मैं हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, ये इनके क्या है? ये इनके ह्यूमन रिसोर्स हैं। उनकी अकाउंटिंग से भी रिलेटेड एक अकाउंटिंग की जाती है, जिसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इसके अलावा सोशल अकाउंटिंग, समाज से रिलेटेड अकाउंटिंग, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये कुछ नए फील्ड्स निकल के आए हैं अकाउंटिंग में, नए फील्ड्स हैं, तो इनके बारे में आपको पढ़ना नहीं है। EPFO के पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, यहाँ से सवाल नहीं आएगा। आपका आएगा बस अकाउंटिंग, वो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके।
ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग से मुश्किल ही आएगा भी तो एक क्वेश्चन आ जाए, अलग बात है, एक या दो, एक ही आएगा मुश्किल से अगर आना भी होगा तो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से भी नहीं आता, लेकिन मोटा मोटी डिसीजन आपको मतलब डिफिनीशन वगैरह मोटा मोटी पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं कवर करा रहा हूँ जो कि आपके ईपीएफओ एग्जाम से बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और भी मतलब अकाउंटिंग स्टूडेंट्स के लिए भी डेफिनेटली फ़ायदा करेगा ये। जहाँ जहाँ जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। सो डोंट वरी। नेक्स्ट है कि ये जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसका एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये क्वालिटी वाइज इसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो बोले उसके रिलायबिलिटी, उसके रिलीवेंस और उसके अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अब इन टर्म्स को हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि कोई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो क्वालिटी वाइज कैसा है। दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। क्वालिटी वाइज कैसा है, अगर रिलायबल है तो अच्छा है, रिलीवेंस है उसका तो अच्छा है, उसको आसानी से समझा जा सकता है और उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कंपेयर किया जा सकता है डिफरेंट टाइम फ्रेम के साथ, तो वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट उसका अच्छा माना जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब रिलायबिलिटी से आप क्या समझते हो? रिलायबिलिटी से मेरा मतलब है कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आई है उस पर जो यूजर है डिपेंड हो सके, ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट कर सके। और ये ट्रस्ट कब आएगी? जब ये जो इंफॉर्मेशन आया है ना, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इसमें एरर ना हो, एरर ना हो, ये गलत ना हो, ठीक है। इसमें एरर ना हो, इसमें बायस ना हो। अब बायस का मतलब क्या है कि मान लो आपको फायदा हुआ 200 रुपये, लेकिन आपने अपना मतलब आपको चुल उठा, आपने उसको 300 रुपये का फायदा दिखा दिया, ये बायस्ड इंफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। एरर नहीं होना चाहिए, बायस्ड इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, तभी वो रिलायबल होगा, ठीक है। तभी वो फेथफुल इंफॉर्मेशन होना चाहिए उसमें, तभी वो रिलायबल होगा, और रिलायबल होगा तभी जाके वो यूजर को फायदा देगा, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है। रिलीवेंस होना चाहिए उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। रिलीवेंस से क्या मतलब है? जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आई है वो यूजर को हेल्प कर रही है प्रिडिक्ट करने में, प्रिडिक्शन में उसको हेल्प कर रही है। इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन है कि वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि आगे इस कंपनी के साथ क्या होगा, आगे इस पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या होगा, पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या था और उसके हिसाब से फ्यूचर में क्या होगा। तो वो रिलीवेंस एस्पेक्ट दिखाता है। इसके अलावा ये कंफर्म करता है कि पास्ट का इवैल्यूएशन सही है कि नहीं है, ठीक है, रिलीवेंस में। इसके अलावा आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब कि आप उस पर्टिकुलर जो भी आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सर्व किया गया है उसको आप कितनी सुगमता से, कितनी आसानी से उसको समझ पाते हो कि नहीं, उसका इंटरप्रिटेशन आप कर पाते हो कि नहीं। इससे जो आपको मतलब जो इंफॉर्मेशन से जो आप इसको इंटरप्रेट कर रहे हो उससे आपका फायदा है कि नहीं, आसानी से इंटरप्रेट कर पा रहे हो कि नहीं। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी जो एस्पेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कंपेरेबिलिटी, जो कंपेरेबिलिटी है उससे आपको बेसिकली ऐसा फायदा मिलता है कि आप उसको कंपेयर कर सको डिफरेंट डेटा से, रिपोर्टिंग एंटिटी से। इसके लिए कहा जाता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ों को अकाउंटिंग में डालना चाहिए कंपेरेबिलिटी के हिसाब से। इस पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन का जो है कंपैरिजन अगर यूजर दूसरे कंपनी के साथ करना चाहे तो कंपेयर कर सके, ठीक है। मतलब एक कंपनी में डेटा लिया गया है, उसमें प्रोवाइड किया गया है 2000 सन का और दूसरी में दे दिया है 2005 का, तो कंपेयर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो सेम पीरियड का होना चाहिए उसके लिए, ठीक है, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए उसमें। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है? मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये पहला इसका ऑब्जेक्टिव है। जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है वो चाहे सेल्स से रिलेटेड हो, चाहे परचेज से रिलेटेड हो, एक्सपेंडिचर, कैपिटल से रिलेटेड हो, एसेट से रिलेटेड हो, लाइबिलिटी से रिलेटेड हो, जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। इससे क्या होता है कि हर चीज़ आप दिमाग में रख के नहीं बैठ सकते। मान लो आप मैनेजर हो,
आपको बोल दिया जाए कि सारी बातें आप याद रखो दिमाग में, आप नहीं रख पाओगे। इसीलिए अकाउंटिंग जरूरी है। अकाउंटिंग में बुक कीपिंग आप करते हो, तो पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको रिकॉर्ड करना है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स वगैरह को। दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। होता क्या है कि अगर आप एक कंपनी हो और आपको पता ही नहीं है कि आपकी कंपनी घाटे में जा रही है कि फायदे में जा रही है, तो आपको डायरेक्शन ही नहीं पता चलेगा, और आप किस डायरेक्शन में जाओगे अल्टीमेटली डिरेल होके आप लॉस खाओगे और आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। तो कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है प्रॉफिट एंड लॉस। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और ये अकाउंटिंग में आपको फर्दर क्लासेस में और भी जब जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा ना, इसको पढ़ाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब एक कंपनी है एबीसी, इसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलेगा, इसके एसेट और इसके लाइबिलिटी से, एसेट और लाइबिलिटी से पता चलेगा। और ओवरऑल एसेट और लाइबिलिटी को कैलकुलेट करने वाला जो एक अकाउंटिंग में सीट होता है उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। बोला जाता है ना कि ये एसेट और लाइबिलिटी बैलेंस्ड होने चाहिए, अदरवाइज कंपनी चलेगी नहीं। देखो एसेट क्या होता है, वैसी चीज जो आपका एसेट होती है, जो आपकी चल संपत्ति। जैसे कि मान लो कि ये एबीसी कंपनी है, इसने लैंड खरीदा है और लैंड पे ये बनी हुई, तो ये लैंड इसकी एसेट हो गई। इसके अलावा इसने इन्वेस्ट किया है कई सारे मशीनों पे, मशीन इसका एसेट हो गया। इसके अलावा लाइबिलिटी क्या है, मान लो ये सेटअप करने के लिए इसने लोन ले लिया बैंक से, इतना खर्च करने के लिए बैंक से लोन ले लिया। बैंक से जो लोन होगा इसकी लाइबिलिटी हो जाएगी, एसेट हो गया इसका, लैंड खरीद लिया, जो भी अमाउंट इसने लोन लिया उसकी लाइबिलिटी हो गई। तो एसेट और लाइबिलिटी को ही बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, और ये बताता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। तो फाइंडिंग आउट और द डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर। अब जो भी यूजर मैंने बताया था आपको, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना इसकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है, वो जब तक इन्फॉर्मेशन इन तक पहुंचेगा नहीं यूजर तक, तब तक उनको कोई बेनिफिट होगा नहीं, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। सो ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही, इसका सेकेंड पार्ट लाके इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में खत्म कर दूंगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दिस चैनल राइट नाउ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।